नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आज का ये वीडियो 35 प्रश्नों का है और 35 में से जो पूरे प्रश्न हमारी टीम द्वारा लिए गए हैं, पूरे 35 प्रश्न, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये एक ऑनलाइन टेस्ट के रूप में वीडियो है। मतलब इस 35 प्रश्नों में से आपने अगर 18 या 20 प्रश्न सही कर दिए तो आपकी आरसीईटी में अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। पास तो आप आराम से हो ही जाएंगे, अच्छी परसेंटेज आपकी बनने वाली है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें और आप ये बताएं कि आपके इस वीडियो में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट आपको करना है, ये ज़रूर बताना है। तो आप एक एक क्वेश्चन को काउंट करना और ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है सिंगल साइन ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसका सही जवाब है सिंगल साइन ऑन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? अगर नागरिक को ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो वो कैसे कर सकता है? ऑप्शंस हैं ई मित्र पर जाकर, रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाकर, ए और बी दोनों से हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो है रोजगार विभाग की वेबसाइट से। ठीक है, और ई मित्र से, ये मतलब दोनों से। पंजीकरण व्यक्ति जो है ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकता है। ई मित्र पर जाके भी कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है। तो इसका सही जवाब जो है वो रहेगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, पैन का पूरा नाम क्या है? पैन का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्रायोरिटी अकाउंट नंबर या फिर पावर अकाउंट नंबर। उसका सही जवाब जो है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन एनएसडीएल द्वारा बनाया जाता है। पैन जो है एनएसडीएल बनाता है, संस्था का नाम है एनएसडीएल। ठीक है, एनएसडीएल संस्था बनाती है। दूसरी बात, इनकम टैक्स के दायरे में ये तैयार होता है। पैन कार्ड जो बनता है, जो पैन कार्ड आप जानते हैं इस नाम से, उस पर जो नंबर होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। हिंदी में इसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं। हिंदी में इसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? मित्रों ऑप्शंस आपके सामने हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, परमानेंट नेम रिकॉर्ड या फिर प्राइमरी नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन सारों आपके सामने दिए गए हैं और उसका सही जवाब है वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी। मतलब पीएनआर जो है इसका पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और पीएनआर होता क्या है? पीएनआर रेलवे टिकट पर उपस्थित एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कैंडिडेट को यानी कि यात्री को मिलता है, और इसको पूरा नाम जो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड दिया गया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछ ली जाए, मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूँ कि पीएनआर क्या काम में आता है, तो आप जवाब देंगे पीएनआर टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है? अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? मित्रों नया पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 49 से भरा जाना आवश्यक है। मतलब फॉर्म 49A से आप नया पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण दिए गए हैं उनमें से एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम अपने अनुसार कुछ बदलाव कर सकें, मतलब जिसमें हम हमारे अनुसार चेंजेस ला सकें, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं एंड्रॉयड, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा और iOS, और उसका सही जवाब जो है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम अपने अनुसार मोबाइल ऐप्स को थर्ड पार्टी या फिर किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ की गई सबसे नवीनतम विंडो कौन सी है? एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी जो है विंडो सबसे नई रिलीज़ की है? नवीनतम सबसे नई विंडो कौन सी है आपसे अगर पूछा जाए ऐसा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडो विस्टा या फिर विंडोज़ 10। मित्रों मैं आप सभी को जवाब देना चाहूँगा, इसका सही जवाब है विंडोज़ 10। ठीक है, क्योंकि
विंडोज़ 7 सबसे पहले लॉन्च हुई थी, उसके बाद विंडोज़ विस्टा लॉन्च हुई, ठीक है, उसके बाद विंडोज़ 8 लॉन्च हुई और उसके बाद विंडोज़ 10 लॉन्च हुई। तो सबसे नई जो विंडो है वो है विंडोज़ 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये प्रश्न लास्ट टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया था और ध्यान रखना ये प्रश्न मैंने लास्ट टाइम एग्जाम के पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था उसमें भी ये कुछ प्रश्न मैंने बताया था, ठीक है। आपने अगर लास्ट टाइम एग्जाम से पहले के वीडियोस देखे होंगे 31 जनवरी 21 फरवरी के, तो उनमें देख लेना, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा सेम टू सेम हूबहू। और आपको एक और जानकारी दे दूं, ये प्रश्न जो मिला था, प्रश्न तो मिल जाता है कई बार, पर याद रखना ये चार ऑप्शन भी ऐसे कैसे मिले थे जो हमने बनाए हैं, ठीक है। मतलब प्रश्न के साथ साथ ऑप्शंस भी हमारे क्वेश्चंस में से सेम मिल जाते हैं। तो इस वजह से आपको पूरी तैयारी जो करनी है वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से करनी है। अगर आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें ऐप को, वहाँ से कंप्लीट कोर्स को पढ़ें। अच्छी परसेंटेज अगर आपको बनानी है RSCT में, अगर आप चाहते हैं कि सर हम आसानी से पास हो जाएं, हमें अभी घबराहट है, हम परेशान हैं एग्ज़ाम को लेकर, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप फिर रेगुलर जो है तैयारी करें, वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से सभी लाइव क्लासेस अटेंड करें और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जबकि गूगल प्ले स्टोर ये भी जीपीएस ही होता है अगर हम देखें तो, बट ये इसका फुल फॉर्म नहीं है। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस क्या काम में आता है? मैप पर, गूगल मैप जानते हो आप, ये गूगल मैप है जैसे, ठीक है, इस पर हमारा स्पॉट एक लोकेशन दिखाता रहता है ऐसे कि हम अभी वर्तमान में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्पॉट जो शो कर रहा है ये जीपीएस के द्वारा शो किया जाता है, हमारी लोकेशन दिखाता है मैप पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं? अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है उसमें आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे? और इसका सही जवाब है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। आप सभी को मालूम है प्ले स्टोर से हम ऐप्स और गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट इफेक्ट या फिर प्रॉक्सिमी। और मित्रों इसका सही जवाब जो है वो है फ़ॉन्ट, क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ठीक है, कैलिब्री ये सभी क्या है? फ़ॉन्ट्स के एग्जाम्पल है, फ़ॉन्ट के उदाहरण है। आपसे पूछा जाए टाइम्स न्यू रोमन क्या है, बताओगे फ़ॉन्ट है, एरियल क्या है, फ़ॉन्ट है, कैलिब्री क्या है, फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये आपको जवाब देना है। आगे हम चलते हैं, MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मतलब अगर आपको MS वर्ड में कोई भी एक शब्द है उसको सभी पेजों पर लगाना है, सभी पेजों पर दोहराना है, तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? हेडर फुटर का, फुट नोट का, एंड नोट का या फिर उपरोक्त सभी का? और मेरा जवाब जो इसमें सही रहेगा वो रहेगा हेडर फुटर। अगर आप MS वर्ड में कि कोई भी जो है शब्द है, कोई भी एक सेंटेंस है, उसको सभी पेजों पर दोहराना चाहते हैं, सभी पेजों पर लगाना चाहते हैं, तो हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे। हेडर पेज के ऊपर लगता है, टॉप मार्जिन में लगता है, फुटर पेज के बॉटम मार्जिन में लगता है, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, हेडर फुटर इंसर्ट टैब में होता है, ठीक है, याद रखना। हेडर जो ऑप्शन, हेडर एंड फुटर ऑप्शन है वो MS वर्ड के इंसर्ट टैब में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या काम है? व्यू मेन्यू जो होता है MS वर्ड में उसमें एक ऑप्शन होता है स्प्लिट। स्प्लिट का कार्य क्या है? मित्रों स्प्लिट का हिंदी अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है। स्प्लिट का तात्पर्य होता है विभाजित करना। तो हम स्प्लिट ऑप्शन का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट विंडो को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है? और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि MS वर्ड में पेज हमें कैसा दिखाई देता है, जैसा हम प्रिंट निकालते हैं वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। ये पेज हमें दिखाई देता है, जिसमें हम प्रिंट निकालेंगे तो भी ऐसा ही आएगा। तो ये जो पेज है इसे हम प्रिंट लेआउट पेज कहते हैं। तो MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। आपसे पूछा जाए MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है तो आप जवाब देंगे प्रिंट लेआउट। क्वेश्चन नंबर 14, हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन में होता है? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, हेडर क्षेत्र दस्तावेज के टॉप मार्जिन में होता है, क्योंकि हेडर का मतलब हेड होता है, हेड ऊपर होता है, फुटर यानी फुट
फुटर शब्द से बना है फुटर, तो फुटर यानी फुट होता है, फुट पेज के नीचे होता है और हेड पेज के ऊपर होता है, हेडर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? यानी एक्सेल की जो वर्कबुक है वो किस किस से मिलकर बनती हैं? आपका सही जवाब जो रहेगा वो है एक्सेल में जो वर्कबुक बनती है वो वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन इसका सी जवाब है, वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक वर्कबुक का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उस कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? मित्रों, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मल्टी प्रोसेसर इसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि अगर एक कंप्यूटर में एक साथ एक से अधिक काम किए जा रहे हों, एक से अधिक कार्य किए जा रहे हों, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो मित्रों, इसको मल्टीटास्किंग कहा जाएगा। एक साथ एक से अधिक कार्य करना अगर कोई कंप्यूटर कर रहा है तो उसको मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टोरेज युक्ति यूएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आप सभी जानते हो कि एक स्टोरेज डिवाइस होता है यूएसबी। यहाँ पर यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिंगल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सोशल बस या फिर यूनिवर्सल सैटेलाइट बस। और मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यूएसबी जो होता है उसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? और मित्रों, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट जो है ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे पूछा जाए कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब रहेगा बिट होती हैं और 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑनलाइन भुगतान में किसका प्रयोग नहीं करते? ऑप्शंस हैं डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, इलेक्ट्रॉनिक नकद का या फिर कैश का। इसका सही जवाब है दोस्तों कैश, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से हम कैश पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक नकद आदि से हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आगे हम चलें, स्पीकर है। स्पीकर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, आउटपुट डिवाइस है या फिर बग है। और इसका सही जवाब दोस्तों वो है स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर वॉइस को बाहर निकालता है, आउटपुट करता है। ठीक है, बाकी जो भी हम कंप्यूटर में मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उन सब का जो वॉइस आउटपुट है, आवाज़ का आउटपुट है, उसको बाहर निकालता है, तो इस वजह से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी गुरु के ये जो प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हों, सही लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न हम पढ़ें उससे पहले, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों नई वीडियोस पाते रहने के लिए लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, आंसर की आपको सबसे पहले मिल जाए, ये सभी अगर आप सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, माउस है एक। माउस क्या है? ऑप्शंस हैं आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस की सहायता से यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। तो ऐसे कोई से भी डिवाइस जिसके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर तक निर्देश या आदेश पहुंचाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। और कंप्यूटर से कुछ बाहर निकाला जाता है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सूचनाएं बाहर पहुंचाने वाले डिवाइस जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? कौन सा इंजन, कौन सा सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? ऑप्शंस है बिंग, याहू, ठीक है, गूगल और अल्टा विस्टा। और इसका सही जवाब है बिंग। बिंग सर्च इंजन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। बाकी याहू कंपनी ने याहू बनाया है, गूगल ने गूगल सर्च इंजन बनाया है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा नोट क्या कहलाता है? छोटा विवरण कहलाता है। किसी शब्द के बारे में हम पेज के नीचे एक छोटा विवरण लिख देते हैं, वो क्या कहलाता है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में अगर कोई कठिन शब्द आ जाता है तो कठिन शब्द का शब्दार्थ उस पेज के नीचे यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है ना,
ये चीज़ क्या कहलाती है, इसे हम क्या कहते हैं, छोटे विवरण को। किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण फुट नोट कहलाता है। क्या कहलाता है, फुट नोट। आपको याद रखना चाहिए, फुट नोट कहलाता है। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स पर भुगतान का माध्यम है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग हम करें तो भुगतान किससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ई कॉमर्स जो है, इसमें सभी प्रकार से भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल की एक जो वर्कशीट होती है, एक्सेल की वर्कशीट में टोटल कितनी रो होती हैं। दोस्तों एक्सेल की वर्कशीट में 10,48,576 10,48,576 रो होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए एम एस एक्सेल में कितनी रो होती हैं तो आपको जवाब देना है 10,48,576। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में इफ़ एम एस एक्सेल में इफ़ एरर है, एम एस एक्सेल में इफ़ एरर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वित्तीय फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। उसका सही जवाब है दोस्तों लॉजिकल फंक्शन। इफ़ एरर एक लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिक के हिसाब से काम करता है। इसमें दो लॉजिक होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगर लॉजिक हुआ तो, नहीं हुआ तो, इस वजह से इसको लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है। दोस्तों लुकअप का मतलब होता है संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाना। याद रख लेना, लुकअप फंक्शन संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम एस एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ में ली जाती है। एम एस एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज़ क्यों करते हैं, डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छोटा बनाने के लिए, ठीक है, या फिर डेटा को जो है हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में लचीला कह सकते हैं, लचीला बनाने के लिए भी पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और संक्षिप्त बनाने के लिए भी पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 29 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है उसमें प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होते हैं। प्रेजेंटेशन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होते हैं जिन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं। दोस्तों पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन छोटे छोटे स्लाइड्स में विभाजित होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे उसमें जो पेज होते हैं उन्हें स्लाइड कहा जाता है, तो पावर पॉइंट क्या होता है, स्लाइड्स में विभाजित होता है। आगे हम चलते हैं, पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट के ऑप्शंस हैं Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+D और Ctrl+Z। इसका सही जवाब है दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट Ctrl+D होती हैं, Ctrl+X कट की शॉर्टकट की होती है, कट करने की, Ctrl+N न्यू की शॉर्टकट होती है, न्यू फाइल खोलने की, ठीक है, और Ctrl+Z जो है वो अंडू की शॉर्टकट की होती है, अंडू करने की, ठीक है ना, यानी कि अंतिम प्रक्रिया को निष्क्रिय करने के लिए अंडू किया जाता है, उसकी शॉर्टकट Ctrl+Z होती है। और इसका सही जवाब है पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है तो उसकी शॉर्टकट Ctrl+D होती हैं। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, यानी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। और मित्रों इसका सही जवाब है MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है, और MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है, और .txt ये वाला जो एक्सटेंशन देख रहे हो ये वाला नोटपैड फाइल का होता है। नोटपैड आपको याद रहना चाहिए, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी हॉटस्पॉट जब हम एक सेंडर जो होता है हॉटस्पॉट डेटा सेंड करने का काम करता है, उसमें रिसीवर कौन होता है, प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों वाईफाई। यानी हॉटस्पॉट से अपन अगर डेटा की कनेक्टिविटी प्राप्त करना चाहें तो हमें वाईफाई का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम होता है, वाई का मीन होता है वायरलेस और एफ आई का मतलब होता है फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना, आपको ये बात याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो बंद करने के लिए किया जाता है। मतलब स्लाइड शो को ऑफ करना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे। और उसका सही जवाब है दोस्तों एस के बटन, ESC एक बटन होता है कीबोर्ड में, सबसे नंबर 1 पे जो ये वाला बटन होता है पहले नंबर पे, ठीक है, ESC।
ये जो ESC बटन है इसका प्रयोग हम स्लाइड शो को बंद करने के लिए या फिर स्लाइड शो से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। इसे एस्केप कुंजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर रहेगा ए। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने की शॉर्टकट की क्या है। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाना है, हमेशा के लिए मिटाना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। मतलब अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करके किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती, हमेशा के लिए डिलीट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बताने से पहले आपको एक बात बोलूँगा, आपने कितने प्रश्न सही किए ये आप कैलकुलेट करते रहें और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपने 35 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, तो हम मालूम कर सकेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद हम नए जो वीडियो बनाएंगे उसमें उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। DNS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, और अगर आपसे इसका सिस्टम जो होता है इसको सर्वर भी कह सकते हैं, तो इसका सही जवाब डोमेन नेम सर्वर भी हो सकता है। पर अगर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसी वजह से लिया है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ, क्योंकि मैं आपको अन्य प्रश्नों में ये भी बताने जा रहा हूँ या फिर बताया होगा मैंने कि DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। पर आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, अगर आपसे ये सेम प्रश्न पूछे यानी DNS का पूरा नाम क्या है और 4 ऑप्शन दिया जाए तो आपको जवाब देना है ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम। समझ गए? पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डोमेन नेम DNS का पूरा नाम क्या है, जिसमें डोमेन नेम सर्वर भी हो, डोमेन नेम सिस्टम भी हो, दोनों हो, ठीक है, और ए और बी दोनों आंसर हो, मतलब ए और बी दोनों आंसर हो, तो फिर आपको ए और बी दोनों करना है। अगर आपको सेम प्रश्न जो मैंने बताया ऐसा बताया जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऐसे करके पूरे 35 प्रश्न हमने पढ़े। 35 में से कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, तैयारी आपकी कैसी क्या है, आपको और कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आप वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से तो पढ़ ही रहे हैं, वैकेंसी गुरु आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, फ्री टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से फ्री में टेस्ट देकर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें। कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए वैकेंसी गुरु से। बहुत बहुत धन्यवाद।